हेलो दोस्तों, मैं हूं जया और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो बर्थ था वो 1856 में यूएसए में हुआ था। वो इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर, मिडविल स्टील कंपनी में। उन्होंने अपनी कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स और कुछ रूल्स बनाए थे जिनका जो फोकस था, जो बेसिस था, वो दो चीज़ों पर था। पहला था एफिशिएंसीज ऑफ वर्कर कितने एफिशिएंसी से काम करते हैं, और दूसरा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को कितने अच्छी तरीके से आप यूटिलाइज करते हो। पहला पॉइंट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर इंसिस्ट करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को परफॉर्म करने का जो टारगेट होगा, जो टास्क होगा, वो उनके प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट और इंक्वायरी के बेसिस पर डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। यहाँ पर मैनेजर की डिक्टेटरशिप नहीं चलने वाली है। आपको चीज़ों को डिसाइड करना है उनके कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पर कि क्या उसके कारण है किसी भी चीज़ के होने के, और क्या उससे आपका प्रभाव होने वाला है, क्या उसके इम्पैक्ट होने वाला है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने के लिए, ना कि इन सब चीज़ों के बेसिस पर होने चाहिए कि पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस या फिर अजम्पशन और गलत कैलकुलेशंस के बेसिस पर। ठीक है, ये सब चीज़ होनी चाहिए आपके प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। अगर आप इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के साथ में काम करते हो, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके काम करते हो, तो ये आपके वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर कोई मैनेजर अपनी कंपनी में डिक्टेटरशिप चलाता है, वो ये कहता है कि हम जो भी कोई जॉब है उसको जॉब को कंप्लीट करने का और टास्क को कंप्लीट करने का जो टाइम होगा वो पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते ना, बिकॉज आपको एनवायरनमेंट जो होता है वो बिजनेस का चेंजिंग होता है। पहले टर्म्स एंड कंडीशन कुछ अलग थी, पहले हमारे पास रिसोर्स ज़्यादा थी और अभी हमारे पास रिसोर्स कम है, तो किसी और नई टेक्निक पर हमें काम करना पड़ेगा। कुछ और चीज़ें जो होंगी वो हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। आपको चीज़ें डिसाइड करनी होगी टाइम स्टडी के बेसिस पर। आप पहले वाले एक्सपीरियंस के बेसिस, पहले वाले रिजल्ट्स के बेसिस पर कंपेयर नहीं करके आप रिजल्ट्स निकालने वाले हो। आपको आप फिर से दोबारा टाइम स्टडी करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, डे वाइज टारगेट बनाने पड़ेंगे जो आपको अचीव करने हैं। नेक्स्ट है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है वर्कर्स का ग्रुप और एक होता है मैनेजर्स का ग्रुप। तो दोनों ही ग्रुप्स को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंसर्न होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और एक दूसरे की इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बिहेव करने लगेंगे आपस में एक दूसरे से। वर्कर्स को अच्छा बिहेव करना है मैनेजर्स के साथ और मैनेजर्स को भी रिवर्स में उनके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, टेलर इंसिस्ट दैट देयर इज ए नीड फॉर बोथ द ग्रुप्स टू चेंज देयर एटीट्यूड। दोनों ही ग्रुप्स को एक दूसरे के लिए अपने एटीट्यूड को बदलने की ज़रूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग लाने की ज़रूरत है, मेंटल रेवोल्यूशन करने की ज़रूरत है, अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। मैनेजर शुड, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गेन्स होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं, तो मैनेजर को उन गेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अपने वर्कर के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, जिससे कि क्या होगा, वर्कर भी अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन जो वर्ड है उसे क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो कॉपरेट करने वाले, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं काम को करने के लिए। तो कॉपरेशन कोई इंडिविजुअलिज्म नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है वो सेकंड वाले पॉइंट का ही एक्सटेंशन है, उसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर फिर से अगेन दो पार्टी होंगी, वर्कर्स और मैनेजर। वर्कर्स और मैनेजर को कंसर्न करना चाहिए, सजेशन होने चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दे शुड वर्क फॉर ईच अदर, उनको एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस वर्क मस्ट बी डन इन कोऑपरेशन विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। उन्हें अंडरस्टैंडिंग के साथ में काम यहाँ पर करना है। जो भी आपके मैनेजर हैं, मैनेजर्स को ना वर्कर्स का कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में रखना होगा, उनकी कंसर्न लेनी होगी और उनसे पूछकर ही स्टैंडर्ड्स को, टारगेट्स को डिसाइड करना होगा, जिससे उन्हें भी ठीक सी फीलिंग आएगी। यहाँ पर उन्हें लगेगा कि चलो हमसे पूछकर कुछ काम किए जा रहे हैं। ठीक है, और अगर वर्कर्स कुछ सजेशन आपको दे रहे हैं और वो सजेशन आपको अच्छे लगे, दे आर गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सो यू कैन एक्सेप्ट देम, और आपको वर्कर्स को रिवॉर्ड भी देना चाहिए जिससे कि वो मोटिवेट हो आगे सजेशन देने के लिए। ठीक है, और वर्कर्स को यहाँ पर क्या करना है, आपकी बातें मानी गई हैं, आपसे सजेशन लिए गए हैं, आपको काम भी ठीक से कर रहे हैं, तो वर्कर्स की एफिशिएंसी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन वर्कर्स को क्या करना है, उन्हें कोई भी अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी है, कोई भी ऐसे डिमांड नहीं करनी है जिससे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम्स अराइज हो, और कुछ भी कंडीशंस नहीं देनी है, स्ट्राइक पर नहीं जाना है, वर्क को परस्यू करते रहना है, एक्टिविटी को कंटिन्यू करते रहना है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी।
किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉस्पेरिटी होती है, कितने अच्छे लेवल से वो काम करते हैं या कितने एफिशिएंसी से काम करते हैं, वो डिपेंड करता है उनके वर्कर्स की एफिशिएंसी पे, ठीक है। इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी डिपेंड करती है उनके वर्कर्स की एफिशिएंसी पर, और वर्कर्स की एफिशिएंसी डिपेंड करती है उनकी ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन पर। सबसे पहले जब भी आप नए वर्कर्स को या फिर नए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हो, आपको उनका सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ कर करना है, उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे करना है। उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग उन्हें देनी पड़ेगी टाइम टू टाइम उनकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए, जिससे कि क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की एफिशिएंसी तो रहेगी, साथ में आपकी कंपनी की भी एफिशिएंसी रहेगी। एक बार और रिवाइज करते हैं, साइंस नोट रूल ऑफ थंब। साइंस नोट रूल ऑफ थंब क्या कहता है, इसमें टेलर ने इंसिस्ट किया है कि बिजनेस में जो भी जॉब परफॉर्म करने के लिए आप किसी को टारगेट्स देते हो, जॉब परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन, वो किन चीज़ों पर बेस्ड होनी चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ हो, ऐसे टारगेट्स हो जो प्रैक्टिकली अचीव किए जा सकें, जो प्रैक्टिकली हो सके। ऐसा नहीं है कि कुछ भी टारगेट्स दे देंगे। अगर नॉर्मली एक साल के अंदर 1000 यूनिट्स बनाई जाती हैं फैक्ट्री में, आप ये नहीं कर सकते कि किसी जब 1000 यूनिट 1000 यूनिट पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बना रही है, तो आप ऐसा नहीं है किसी एक इंडिविजुअल को 1000 यूनिट बनाने का टारगेट दे दोगे, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलाकर उस टारगेट को बना रही है और आप उस काम को करने के लिए आप एक ही बंदे को दे रहे हो, तो ये यहाँ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमें चीज़ें टारगेट्स किसके अकॉर्डिंग देने हैं, जो प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली पॉसिबल हो। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, जो भी वर्कर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं, दोनों को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ में काम करना है, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है, माइंड सेट को बदलने की ज़रूरत है, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। इंडिविजुअलिज्म नहीं है, कॉपरेशन, कॉपरेशन दोनों को ही करना पड़ेगा। वर्कर्स को कॉपरेट करना पड़ेगा कि वो स्ट्राइक पर ना जाए और कोई भी मतलब अनवांटेड जहाँ पर जो डिमांड हो उनको नहीं करें। और जो आपके मैनेजर्स होंगे वो क्या करेंगे, मैनेजर्स वर्कर से पूछकर ही टारगेट्स को डिसाइड करेंगे, उनसे कंसर्न कर टारगेट्स को डिसाइड करेंगे, स्टैंडर्ड टारगेट जो होंगे, और सजेशंस को उनको वेलकम करेंगे, और अगर सजेशन गुड है तो उसके रिवॉर्ड उनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। हर किसी इंसान का डेवलपमेंट, चाहे वो हिज हो या हर हो। ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, किस तरीके से एफिशिएंसी यहाँ पर रहने वाली है, इंडस्ट्रीज की जो एफिशिएंसी होती है वर्कर्स पर डिपेंड करती है, और वर्कर कितने अच्छी तरीके से काम करते हैं वो डिपेंड करता है कि उनके पास नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था और उन्होंने ट्रेनिंग ली थी या नहीं ली थी। थैंक यू।